गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग। माइक ऑन कर दो अपना, डिस्टर्बेंस ज़्यादा आएगी फिर। एक्चुअली क्या हुआ है, मिस्टेक आपके एंड से मिस्टेक हो गई थी। ये कुछ बच्चों को मिली है, कुछ बच्चों को नहीं मिली है। तो जीमेल की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी आप लोगों ने, ठीक है। उस वजह से क्या है, आप लोगों को ईमेल नहीं पहुंची होगी। बाद में उसको करेक्ट किया, इसलिए वो टाइम लग गया। 15 मिनट एक्सटेंड करनी पड़ गई मुझे, 4:15 की जगह 4:30, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर है रेजिलेंस। क्लियर? नया चैप्टर क्या है हमारा? रेजिलेंस। ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर में कुछ रिमेनिंग भी रह रहा है, वो क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड चैप्टर है ये हम ऑनलाइन के अंदर कंप्लीट करेंगे, और जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? कुछ बच्चे आ रहे हैं आप, यस सर। एक तो मोहम्मद कोई है क्या आपकी क्लास में? क्या पता यस नहीं, सर। वो बार बार ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा है। एक संगम हो गया, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है बार बार। इन्होंने ईमेल आईडी नहीं दी क्या अपनी? दिए सर इन्होंने, फिर ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, कह रही है, बार बार ज्वाइन फोन नहीं कर हो रहे पा रहे सर। ना, इन्होंने वो ईमेल आईडी नहीं दी होगी ना जो आप लोगों ने मुझे भेजी है। अदरवाइज जिसको ईमेल मिला वो तो ज्वाइन हो गया, आप भी तो ज्वाइन हुए हो, यस सर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो ना, जब भी माइक ऑन करके मतलब पूछना, ठीक है। नाउ स्क्रीन विजिबल? सर यस सर। चलो ओके। देखो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर हमारा यूनिट है। कुछ अभी बोल दिया, कह दिया, कह रहे संगम ज्वाइन नहीं कर रहा मुझे सर उसके जिम। रेजिलेंस, ठीक है। यूनिट क्या है हमारी? रेजिलेंस। स्ट्रेन एनर्जी। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? कोई स्टूडेंट बताएगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट है? क्योंकि आई थिंक रोहिला सर ने 5-10-15 मिनट कुछ पढ़ाया था आप लोगों को इसमें। कोई भी स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? किसी को नहीं पता? जवाब तो दे सकते हो, पता है या नहीं पता? नो सर। रोहिला सर ने पढ़ाया था उस दिन, आप लोगों ने नहीं अटेंड की क्लास? रोहिला सर कह रहे थे मैंने ए सेक्शन को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है इसमें। पढ़ाया था सर। क्या होता है मैं जनरल आइडिया ले रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल। ओके सर। कोई भी एक स्टूडेंट बता दो। वर्क डन इज स्ट्रेनिंग द बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट क्या होती है? स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? खिंचाव सर, शायद स्ट्रेन। मुझे यार पता है, ये तुम कॉम्प्लिकेट करते हो ना डेफिनेशन को, एग्जैक्ट नहीं पता होता, बस जो रटी रटाई डेफिनेशन है वो पढ़ते हो, उससे आपको ना कंसेप्ट क्लियर होता ना कुछ उसके बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। तो थोड़ा इसका बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए आपको क्या है क्या नहीं। सपोज चलो इसको समझते हैं। स्ट्रेन एनर्जी होती है, ये किसका स्पीकर ऑन है? स्पीकर ऑफ करो। जैसे ही आपको कुछ बोलना हो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, तुरंत उसके बाद म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आपके हो सकता है फैमिली में है तो किसी ना किसी की नॉइस आएगी, वो क्लास में डिस्टरबेंस होगी। क्लियर? यस सर। हाँ,
जिसको भी मैं कुछ बोलता हूँ, मतलब कुछ रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना, उसको म्यूट अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हो और तुरंत उसके बाद म्यूट कर लो अपने आप को। देखो सपोज ये मैंने कोई बॉडी ली है, मैंने जो आप लोगों ने बताया वही चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर? मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी में से फोकस करना, जहां ये पेन नजर आ रहा है ना आपको, इस पे अगर मैं P फोर्स लगाता हूं, क्या लगाता हूं, एक्सटर्नल लोड कितना लगाता हूं, P। ठीक है, तो इसमें डिफॉर्मेशन कितना आता है, व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल से एल बी द लेंथ ऑफ ए बॉडी और वी कैन से रॉड और बीम। ठीक है, किसी बॉडी की लेंथ कितनी है, एल है, उसको एक साइड से फिक्स कर दिया और दूसरे साइड से मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, टेंसाइल लोड लगा रहा हूं तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा, डेल्टा एल। तो आप लोगों को याद हो डेल्टा एल मैंने बताया था क्या होता है डेल्टा एल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एल। फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है ना, डिफॉर्मेशन कितना होता है, किसी बॉडी पे अगर टेंसाइल लोड लगाते हैं उसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितना होगा, किसी को याद नहीं है, हुक्स लॉ से निकाला था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डिवाइड में ई, ये आया था ना। स्ट्रेन की जगह क्या रखेंगे हम, डेल्टा एल बटे में एल ई, तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखना इस वैल्यू को, कितनी आएगी, पी एल बटे में सिग्मा की जगह पी डिवाइड में ए कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा पी डिवाइड में ए, तो पी एल डिवाइड में ए इज द डिफॉर्मेशन। ये हमने किससे निकाला था, हुक्स लॉ से, और मैंने बताया था हुक्स लॉ हमेशा वैलिड होता है विद इन विच लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर वैलिड होता है। ठीक है, तो वहां से मैंने ये डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकाली थी, इतना डिफॉर्मेशन होगा अगर बॉडी में एल लेंथ की अगर बॉडी है, उसके ऊपर अगर मैं टेंसाइल लोड लगाऊं, सपोज मैं टेंसाइल लोड लगाता हूं, उसकी वजह से कितना डिफॉर्मेशन होगा, डेल्टा एल, और डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पी एल डिवाइड में ए ई। इज इट क्लियर? तो ये तो हमने टेंसाइल लोड लगाया जब ऐसा हो रहा है। मान लो एक स्टूडेंट कहता है सर शियर लोड लगाऊंगा, उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों को याद हो डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था, लाइक दैट, याद है कुछ, उसमें मैंने बताया था ए बी सी डी। सपोज अगर इसके ऊपर शियर लोड लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, यस और नो, शियर लोड लगे तो क्या डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, Yes, sir. लाइक दैट इज सी डैश, दैट इज ए डैश। और ये मैंने जो बताया था, ये इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन, इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। व्हाट इज गामा, दैट इज शियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से हम शियर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, वहां मैंने आई थिंक फाई से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद हो, फाई बोलो या इसको गामा लिखो, एक ही बात है, शियर स्ट्रेन हो गया ये। और इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा, यही तो डिफॉर्मेशन होगा, व्हाट इज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही तो होगा, यस और नो। यस सर। सिर्फ मैंने डेल्टा मान लिया, एल नहीं लिखता, सिर्फ डेल्टा मान लेता हूँ। डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है डिफॉर्मेशन, डेल्टा डिफॉर्मेशन हुआ, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, इस ट्राइंगल से देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी से डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट गामा इक्वल टू क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
नजर आ रहा है आप लोगों को? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें P क्या होगा? ये होगा P डिवाइड में B, बेस क्या होगा? ये होगा AB। यस और नो? Yes, sir. यस सर। सपोज इसमें L लेंथ है, AB क्या है? इसमें L लेंथ है, तो क्या होगा? डेल्टा डिवाइड में L। यस और नो? और टेंजेंट गामा को क्या लिख सकता हूं मैं? वेरी स्मॉल अगर कंसीडर करता हूं मैं टेंजेंट गामा, देन इट इज इक्विवेलेंट टू गामा। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? Yes, sir. टेंजेंट थीटा को हम थीटा लिख सकते यस हैं। सर। जस्ट लाइक इन माई पॉकेट 1 करोड़, आउट ऑफ 1 करोड़ 1 रुपीज डोनेट कर दूं तो मेरी पॉकेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नेग्लिजिबल होता है ना, ऐसे ही ये इसको नेग्लिजिबल है, मैथ वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई इसमें? गामा L। तो इसमें कितनी आ गई? डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? गामा L। ये हमारा सेकंड फार्मूला होगा। ये कब वैलिड है? ये कब वैलिड है? जब हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। और ये कब वैलिड है? जब हम शियर लोड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है? ये क्या चीज है हमारी? शियर स्ट्रेन। एल क्या है? लेंथ ऑफ बॉडी। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ये तो हमने डिफॉर्मेशन की बात करी है कि ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन होता है जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, उसके बारे में नाउ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई एक्सटर्नल लोड लगाएंगे इस बॉडी पे, मान लो पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या था हमारा? दैट इज फर्स्ट केस। पहले केस के अंदर क्या था हमारा? दैट इज सेकंड केस। उसमें हमने क्या लगाया? टेंसाइल लोड लगाया। इसमें हमने क्या लगाया? शियर लोड लगाया। तो पहले केस के अंदर हमने एक चीज नोट करी, जैसे ही हम लोड लगाते हैं उसमें बॉडी के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आता है? डेल्टा एल। तो हम कर क्या रहे हैं इस बॉडी के ऊपर? कुछ वर्क डन नहीं कर रहे हैं। यस और नो? व्हाट इज वर्क यस डन? सर। Yes, sir. देखो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, क्या sir. होता है वर्क डन? Yes, sir. फोर्स मैंने क्या लगाया? P लगाया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी में? डेल्टा एल। तो मैंने कुछ बॉडी के ऊपर वर्क डन किया नहीं किया? Yes, sir. तो वर्क डन क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है, नहीं होती है? वर्क डन Yes, इज टाइप sir. ऑफ एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों को पता है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप एनर्जी लगाते हो, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Destroyed. डिस्टोर्ड। Not इट कैन बी destroyed. ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अनदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आप लोगों को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो बताता है कि एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते। Yes, sir. ना क्रिएट कर सकते हो आप अपने एंड से कुछ क्रिएट कर दोगे एनर्जी को, नहीं कर सकते हो। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो, इतना कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर के हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। टरबाइन से आपको कुछ वर्क डन मिलता है, उस वर्क डन को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, है ना? लाइक दैट सिमिलरली अगर मैं पहला केस लूं, इस पहले केस के अंदर मैंने क्या किया है? कुछ एक्सटर्नल टेंसाइल लोड लगाया। उस टेंसाइल लोड की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कितना है? डेल्टा एल आया। जब डिफॉर्मेशन इतना आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ वर्क डन किया। इट मींस मैंने बॉडी के ऊपर कुछ वर्क डन किया है, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर क्या हुआ? कुछ बदलाव आया, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है। मतलब मैंने वर्क डन किया, इसका मतलब मैंने बॉडी के ऊपर क्या लगाया? कुछ एनर्जी दी है बॉडी को। यस और Sir. नो? Yes, sir. आपको पता है ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। जब आप किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नली एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी क्या करेगी? बॉडी
उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो स्टोर्ड होगा किसी नई फॉर्म के अंदर। यस और नो? Yes, sir. जो नई फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होता है, जो वर्क डन एनर्जी है वो नई फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इज इट क्लियर? यस और नो? और इसको इलास्टिक लिमिट Yes, sir. बोला Yes. गया है। सर आप लोग देखो भाई, देखो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक लिमिट में इसलिए बताया गया कि स्ट्रेनिंग करें किसी बॉडी को विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हम चेकआउट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लिमिट में, चेकआउट कर रहे हैं कि उस बॉडी के अंदर कितना इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है। आप इलास्टिक लिमिट पे क्या कर रहे हो, लोड लगा रहे हो और रिमूव करने के बाद क्या वो ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर रही है। तो इलास्टिक लिमिट पे इन्होंने चेकआउट किया कि जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है। स्ट्रेन एनर्जी वर्क डन में भी कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन कन्वर्ट किस में हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिस्टोरिंग हो रही है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रिस्टोरिंग हो रही है। परमानेंटली क्या हो जाए, आफ्टर इलास्टिक लिमिट के बाद परमानेंटली आप बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया डेल्टा एल। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को स्ट्रेन sir. एनर्जी समझ में है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? एक्सटर्नली आप किसी बॉडी के ऊपर भार से कुछ वर्क डन करते हो, उस बॉडी को स्ट्रेन करने में, उस बॉडी को डिफॉर्म करने में कुछ आप बाहर से वर्क डन कर रहे हो। देखो डिफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है। डिफॉर्मेशन आप चाहे एक्सियली डिफॉर्म कर लो ड्यू टू टेंसाइल लोड, चाहे शियर की वजह से ये डिफॉर्मेशन कर लो, हर एक में स्ट्रेन एनर्जी तो स्टोर्ड होगी या नहीं होगी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब जो ये एनर्जी, एडिशनल कोई एनर्जी स्टोर्ड हो रही है बॉडी के अंदर, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। मतलब वर्क डन करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है किसी मेंबर के अंदर, किसी कंपोनेंट के अंदर जिसके ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। इतनी बात सबको समझ में है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? Yes, sir. तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या चीज है Yes, स्ट्रेन sir. एनर्जी? किस चीज का नाम है स्ट्रेन एनर्जी? बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी Yes, sir. वो एनर्जी है जब हम बाहर से कुछ वर्क डन करें किसी बॉडी के ऊपर, उस बॉडी के अंदर डिफॉर्म, उस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, परमानेंटली डिफॉर्म करने के लिए बाहर से वर्क डन करते हैं, वो एनर्जी बॉडी के अंदर ही जाके स्टोर हो जाती है। ऐसा नहीं है बॉडी से बाहर चली जाएगी। जिस बॉडी के अंदर हम बदलाव लेके आ रहे हैं तो वो कहां जाएगी, बॉडी के अंदर ही स्टोर्ड होगी। किस फॉर्म में स्टोर्ड होगी? स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगी। इज इट क्लियर? तो ये स्ट्रेन एनर्जी होती है। आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब थोड़ा सा Yes, sir. और फर्दर डिस्कस करते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में, थोड़ा और समझते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई है, रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ लोड क्या होता है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली। पहले स्ट्रेन एनर्जी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक बात बताओ मुझे, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? Force into displacement, sir. Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स कितना लगा रहे हो, P लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, डेल्टा एल। सर यस प्लीज। सर क्लास ज्वाइन करनी है हर्षित के नाम से। किसके नाम से? हर्षित। हर्षित, पहले क्यों नहीं आप लोग ने ईमेल भेजी? सर मेल से होने नहीं लग रहा। नहीं मेल भेजिए, क्यों नहीं होगा? अगर आप तो रखिए पर ज्वाइन कर रहे जब हो रहा नहीं है। मेल यूज कर रहे होगे तो उसमें कैसे होगी? जो आपने मेल दी है नहीं सर, को, जो दी है सर उसी से कर रहा हूँ ज्वाइन। उसी से कर रहे हो फिर ज्वाइन? फिर अभी आप ही ज्वाइन हो गया? सर मेरी तो और की है, हर्षित की करनी है, वो नहीं हो रही लगती। चलो मैं चेकआउट करता हूँ, वेट करो एक सेकंड। हर्षित DET 039। हेलो हर्षित? सर Yes, sir. हर्षित ही हो ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है। देखो वर्क डन है,
आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है। लेकिन सर आप तो कह रहे हो वर्क डन क्या होता है, हमारा स्ट्रेन एनर्जी होती है, वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन सर आप फार्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो स्ट्रेन एनर्जी को भी तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं। जब वर्क डन ही हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो स्ट्रेन एनर्जी को हम P इनटू डेल्टा एल क्यों नहीं रख सकते। लेट अस इंट्रोड्यूस स्ट्रेन एनर्जी। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं स्ट्रेन एनर्जी को, हम वर्क डन के बराबर ही P इंटू डेल्टा एल क्यों नहीं रख सकते। हम क्या रखेंगे इसको, मैं बता देता हूं। स्ट्रेन एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, U से। पूरे चैप्टर में स्ट्रेन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, U से। U इज द सिंबल फॉर स्ट्रेन एनर्जी। जब भी आप टेंसाइल लोड लगाओगे उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, तो हमेशा याद रखना उसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई में P इंटू डेल्टा एल बी द स्ट्रेन एनर्जी। बात समझ में आई, हाफ मल्टीप्लाई में P इंटू डेल्टा एल इज द स्ट्रेन एनर्जी। सर ये फार्मूला कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा, वर्क डन आपने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो सर इतना ही हो रहा है, इतना ही तो हो रहा है सर वर्क डन। यस और नो, इतना नहीं हो रहा। यस सर। यस सर। एक साइड सर आप कह रहे हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन बोलेंगे, वर्क डन ही जो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसी को तो सर आप स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हो। लेकिन फार्मूला आप स्ट्रेन एनर्जी का हाफ मल्टीप्लाई में P इंटू डेल्टा एल, मतलब जितना वर्क डन कर रहे हो उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो सर। सर ऐसा क्यों, जब आप उस चीज को बराबर ही मान रहे हो तो उसका फार्मूला भी तो सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए डिफरेंट आ रहा है, इट इज डिफरेंट बिकॉज, लेट अस आई एक्सप्लेन। देखो ये डिफरेंट क्यों है, समझने की कोशिश करना। सपोज मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, दैट इज P, इसमें क्या आएगा, y एक्सिस में क्या आएगा P, और डिफॉल्ट x एक्सिस में डेल्टा L। ठीक है, देखो P और डेल्टा L के बीच में जो ग्राफ बनाओगे वही तो वर्क डन देगा आपको। यस और नो, यस सर। है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो Yes, फोर्स sir. और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो आपको क्या देगा, वर्क डन ही तो देगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज मान लो मैं 100 किलो न्यूटन लगाता हूं, कितना लगाता हूं, 100 100 किलो किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूं मैं, और उस 100 किलो न्यूटन को लगा के कितना फाइनल डिफॉर्मेशन कितना कर रहा हूं मैं, से मान लो कोई भी वैल्यू ले लो, 0.5 मिलीमीटर में डिफॉर्मेशन कर रहा हूं उस बॉडी के अंदर। कितना कर रहा हूं, 0.5 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन, 5 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन कर रहा हूं। इतनी बात समझ में आई, जहां Yes, समझ में sir. नहीं आया पूछ लेना। क्या कह रहा हूं मैंने y एक्सिस में क्या ले लिया, लोड ले लिया, x एक्सिस में क्या ले लिया, डिफॉर्मेशन ले लिया। क्योंकि वर्क डन किसके बीच में बनता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इन दोनों के बीच में जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, वर्क डन ही तो मिलेगा। यस और नो, है ना। तो इसलिए यस सर। मैंने कहा अगर मैं 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाऊं किसी बॉडी के ऊपर, सपोज यही बॉडी है, केस 1 के अंदर जो बॉडी ली है, इसके ऊपर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, ये P कितना ले रहा हूं, 100 किलो न्यूटन, और डेल्टा एल कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, 0.5 मिलीमीटर, मतलब 0.5 मिलीमीटर उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है, उस बॉडी के अंदर बदलाव आ रहा है, उस बॉडी के अंदर लेंथ इंक्रीज करिए, कितनी इंक्रीज करिए, 0.5 मिलीमीटर इंक्रीज करिए 100 किलो न्यूटन लगाने पे। भाई एक बात समझने की कोशिश करना, जब ऐसा लगाने पे कितना वर्क डन हो रहा है हमारा, P इंटू डेल्टा एल। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी सोम है, सब्जेक्ट क्या हमारा सोम है ना, जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी फार्मूले पढ़ेंगे, ऑल थ्योरीज आर वैलिड फॉर ओनली
ग्रेजुअल इंक्रीज्ड लोडिंग। कितनी बात समझ में आई? मैंने एक चीज कही है, सोम के अंदर जितने भी फार्मूले हम डिराइव करेंगे वो किसके लिए वैलिड होंगे? ग्रेजुअल इंक्रीज लोडिंग के लिए। किसके लिए? ग्रेजुअल इंक्रीज लोडिंग। ग्रेजुअल इंक्रीज लोडिंग क्या होती है? ग्रेजुअल लोडिंग क्या होती है? पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। ग्रेजुअल लोडिंग क्या होती है? व्हाट इज ग्रेजुअल लोडिंग? ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई लोड लग जाना नहीं बॉडी पे। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो आप। धीरे धीरे लगता है सर। है ना, स्लोली स्लोली इंप्रूव करना, स्टेप बाय स्टेप, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। मतलब धीरे धीरे आप लोड को बढ़ा रहे हो। जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किया था, उसके अंदर कैसा लोड लगाया था? ग्रेजुअली तो लगाया था। पहले आपका लोड कितना लगा? 0 किलो न्यूटन लगा, मतलब कोई भी लोड नहीं लगाया तो 0 पे था। उसके बाद आपने थोड़ा लोड बढ़ाया तो आपका ग्राफ भी बढ़ने लग गया, स्ट्रेट लाइन आई। याद है आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? यस सर। Yes, sir. एकदम थोड़ी लगा रहे थे, सडन लगाया सर 50 किलो न्यूटन का एक बार में लगा दिया सीधा, ऐसा तो नहीं कर रहे थे। स्लोली स्लोली लोड को बढ़ा रहे थे और हम चेकआउट कर रहे थे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे स्पेसिमेन में। यही तो चेकआउट कर रहे थे, स्पेसिमेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ग्रेजुअल लोड लगा रहे थे। हुक्स लॉ किसके लिए वैलिड है? ग्रेजुअल लोड के लिए वैलिड है। ये जो हमने डिफॉर्मेशन का फार्मूला पढ़ा PL डिवाइड में AE, ये किसके लिए वैलिड है? ग्रेजुअल लोडिंग के लिए वैलिड है। तो याद रखना, जो भी सॉन्ग के अंदर हम फार्मूले करेंगे वो किस टाइप के लोड के लिए वैलिड है? ग्रेजुअल लोडिंग के लिए वैलिड है। आज से और अभी से और इस मूवमेंट से आपको क्या याद रखना है कि ग्रेजुअल लोड ही लगा रहे हैं हम सॉन्ग के अंदर, उसके अलावा और कोई लोड नहीं लगा रहे हैं अभी तक, सिर्फ ग्रेजुअल लोड लगा है। जो भी हमने फार्मूला डिराइव किया अभी तक वो किसके लिए डिराइव किया है? ग्रेजुअल लोडिंग के लिए। ग्रेजुअल लोडिंग के लिए आप समझने की कोशिश करो ग्रेजुअल लोडिंग क्या है। सर ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब तो होता है स्लोली स्लोली हम अप्लाई करें। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी तो सर हमने ऐसे ही किया था, लाइक दैट। सर ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं ना, लाइक दैट। इस तरीके से ही तो बढ़ा रहे थे सर हम। ये सौ किलो न्यूटन पहुंच गए, यहां पे 100 किलो न्यूटन पहुंचा ना, ये आपको नजारा 100 किलो न्यूटन कहां पहुंचा है? यहां। यस सर। यस सर। से ए पॉइंट, दैट इज ओ पॉइंट। ए पॉइंट पे हमारा कितना हो रहा है? 100 किलो न्यूटन लगा रहे हैं। क्या मैं 100 किलो न्यूटन सडनली मतलब एट ए इंस्टेंट लगा रहा हूं? नहीं, मैं 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूं, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैंने कितना लोड लगाया? 0। जो 0 लगाया तो कहां था मेरा ग्राफ? इसी पे था, ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे था। जैसे ही मैंने थोड़ा इंक्रीज किया लोड, पहले कितना लगाया? 5 किलो न्यूटन, फिर 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 15 के बाद 25, 30, इस तरीके से मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं। फाइनली 100 किलो न्यूटन लगाया और 100 किलो न्यूटन लगाने के बाद मेरा कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है? 0.5। इसको करेक्ट करो एक बार, 0.5 लग रहा है। ठीक है, यहां तक मान लो इसको। क्लियर? सर 100 किलो न्यूटन लगाने पे कितना हो रहा है? 0.5 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन आ रहा है। और ये लोड कैसे लग रहा है सर? स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूं। अब हर एक पॉइंट के ऊपर आप देखोगे, हर पॉइंट पे देखो, यहां अलग लोड है, यहां अलग लोड है, यहां अलग लोड है। इंक्रीज ही तो कर रहे हैं हम। से यहां कितना है? 70 किलो न्यूटन। यहां कितना है? 90 किलो न्यूटन। यस और नो? समझ गए बात? यस सर। यस सर। इस तरीके से हमारा इंक्रीज कर रहा है और फाइनली ए पॉइंट के ऊपर कितना लग रहा है? 100 किलो न्यूटन। और फाइनल डिफॉर्मेशन कितना है बॉडी के अंदर? 0.5 मिलीमीटर। 100 किलो न्यूटन लगाने पे कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी के अंदर? 0.5 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो, सपोज सर ओ ए बी, सर एक ट्राइंगल बन गया। ओ ए बी क्या बन गया सर? एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल बना, नहीं बना? ओ ए बी। यही तो हमें क्या दे रहा? वर्क डन दे रहा, नहीं दे रहा? वर्क डन
ट्राइंगल ओ ए बी हमें क्या दे रहा है? वर्क डन नहीं दे रहा? यस और नो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, यस सर। यही तो, ये कंप्लीट एरिया ही तो हमें क्या दे रहा? वर्क डन दे रहा नहीं दे रहा? समझ रहे हो ना बात? यस सर। ओ ए बी ही तो हमें क्या दे रहा है? अगर इतना लोड लगाने पे हमारा 100 किलो न्यूटन लोड लगा रहा हूँ और डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है 0.5, तो मैंने क्या बताया? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है। मतलब फोर्स मैं कितना लगा रहा हूँ? 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0.5 मिलीमीटर हो रहा है। ओ ए बी ही तो हमें क्या दे रहा है? वर्क डन दे रहा है। अब देखो, पी की जगह मैं 100 किलो न्यूटन रख दूं और डेल्टा एल की जगह मैं क्या रख दूं? 0.5 मिलीमीटर, तो कितना आएगा? वर्क डन ही तो आएगा 0.5। यूनिट। तो ओ ए बी क्या दे रहा है? हमें वर्क डन दे रहा है। इसका मतलब सर ये जो ये एरिया देगा, ओ ए बी एरिया देगा, वो वर्क डन देगा। वही वर्क डन को आप क्या बोलोगे सर? स्ट्रेन एनर्जी बोलोगे। वही तो उसमें जाके एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर। तो सपोज मुझे नहीं पता इस कंप्लीट का, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे दे रहा है ये। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने क्या ले लिया? एक स्ट्रिप ले ली। क्या ले ली? स्ट्रिप लेते ना, स्मॉल एलिमेंट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रिप से। ये मैंने मान लिया डेल्टा डी डेल्टा इसमें हो रहा है। कितना हो रहा है डिफॉर्मेशन? डी डेल्टा। नजर आ रहा है या थोड़ा सा दोबारा लिखूं इसको बड़े साइज में? ये मान लो कितना है? ठीक ठीक है जी। डी डेल्टा। और मान लो ये क्या है आपका? ये कितना लग रहा है? पी लग रहा है। ये कितना है? पी का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? और ये क्या होगा? ये आपका क्या होगा? एरिया होगा। यस सर। ठीक है। सपोज मान लो इस पे कितना फोर्स लग रहा है और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? से एफ फोर्स लगा रहे हैं। जो ये स्ट्रिप की लेंथ है वो कितनी ले ली मैंने? एफ लेंथ ली है। एफ बी द फोर्स, कुछ लगा रहा हूँ, छोटा सा फोर्स लगा रहा हूँ। कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। 40 किलो न्यूटन बहुत छोटा है। और कितनी स्ट्रिप पे लगा रहा हूँ? डी डेल्टा पे। तो आपका वर्क डन क्या होगा? आपका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा आपका, यही तो होगा, एफ डॉट डी डेल्टा। यस और नो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा Yes, sir. वर्क डन फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा? डी डब्ल्यू होगा छोटा वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल फाइंड आउट करना है तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आप लोगों को उसमें करवाया था। इंटीग्रेशन, इस स्ट्रिप को ऐड कर दो। लिमिट कहां से लेके? ओ से लेके बी तक इसको ऐड कर दोगे तो ये कैसे मिलेगा? कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। और डेट कंप्लीट एरिया इज वर्क डन। तो ये ऐसे ही तो मिलेगा, एफ डॉट डी एल डी डेल्टा। यस और नो? यस सर। एफ इंटू डी डेल्टा इस स्ट्रिप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो, फोर्स इंटू डी डेल्टा। ये कोई स्ट्रिप है, ये मान लो ये स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप ही तो लिए मैंने। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डेल्टा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स। एफ इंटू डी डेल्टा क्या होगा? इसका एरिया होगा, नहीं होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये साइड इंटू ये साइड, यही तो होता है। ये साइड मल्टीप्लाई में ये है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही तो होगा, एफ इंटू डी डेल्टा। और इसको क्या बोलोगे? छोटा एरिया आ गया। डी ए क्या होगा? छोटा एरिया होगा, क्योंकि छोटा से स्ट्रिप का ले रहे हैं ना, छोटी स्ट्रिप का ले रहे हैं, तो एफ इंटू डी ए होगा। यस और नो? इतनी समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब एफ मल्टीप्लाई में डी डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ए लिख सकता हूँ। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? एरिया। इंटीग्रेशन करोगे डी ए का तो क्या आएगा? ए आएगा। ए बी द एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी, यस और नो? तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? तो वर्क डन कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes, sir. हाइट कितनी है? पी। Yes, sir. बेस कितना है? डेल्टा एल। ये देखो डेल्टा एल, तो क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, दैट इज द वर्क डन। देखो सर फार्मूला तो बिल्कुल चेंज हो गया, आपने वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहा था, और ये देखो फार्मूला क्या आ रहा है हमारा? हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल। और इसी हाफ मल्टीप्लाई में पी इंटू डेल्टा एल को हम क्या बोलेंगे? यही वर्क डन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। जो यही वर्क डन करोगे आप बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, वो उस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? वो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसलिए इस वर्क डन को मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रेन एनर्जी बोल दिया। इस वर्क डन को मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रेन एनर्जी। ये ई को सर्कल करेंगे, एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा, कहीं भी लिखता हूं तो मैं, ठीक है। और यू भी द स्ट्रेन एनर्जी, सिंबल हो गया स्ट्रेन एनर्जी का यू। हाफ मल्टीप्लाई में पी मल्टीप्लाई में डेल्टा एल, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया है स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। आज से और अभी से याद रखना, स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. डाउट है तो पूछो एक बार, बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं है? या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जब डाउट नहीं है? अगर समझ में आ रहा है तो डाउट होगी, 100% कोई ना कोई डाउट होगी, पूछ सकते हो आप इसमें। देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट है तो पूछो एक बार। नहीं है? यस और नो? अरे डाउट है या नहीं है? डाउट सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये मैंने वर्क डन को हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन लिखा है, ये समझ में आई बात? क्यों Yes, लिखा sir. है? Yes, sir. अभी हाँ अनम्यूट करो, साउंड ज़्यादा आ रहा है। कभी भी क्लास अटेंड करते हैं ना, अपने सेपरेट रूम में बैठा करो, या तो फैमिली का कुछ ना कुछ इंटरफेयर रहेगा, डिस्टरबेंस आएगी पीछे से। अब देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो वर्क डन मैंने क्या बोला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी वर्क डन जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं, उस बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे, मतलब उस बॉडी के ऊपर कुछ एनर्जी हम लगाएंगे, वो एनर्जी बॉडी के अंदर ही स्टोर्ड होगी। वो किस नई फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है? उस नई फॉर्म का नाम क्या है? स्ट्रेन एनर्जी में स्टोर्ड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, किसी बॉडी के ऊपर आप काम करोगे, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? उसी बॉडी के अंदर ही जाएगी, उससे बाहर तो कहीं और जाएगी नहीं, उस बॉडी में जाएगी। वो किस फॉर्म में जाएगी? वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, ठीक है। लेकिन सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, लेकिन आप कह रहे हो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये बनेगा हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। बट ये हाफ एक्स्ट्रा क्यों आ गया सर? सर ये चीज समझ में नहीं आई, हाफ कैसे आ गया? ये मैंने डिराइव करके दिखाया आपको, हाफ कैसे आ गया। हाफ इसलिए आया है, ये जस्ट आपको क्या बता रहा है, अगर ये P इंटू डेल्टा एल को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वर्क डन है ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन नहीं लग रहा आपको? अगर इसको देखोगे लाइक दैट, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वर्क डन है ये कुछ? ये वर्क डन जैसा लग रहा है, फार्मूला वर्क डन जैसा लग रहा है। और Yes, sir. ये जो फार्मूला किया सर, हाफ एक्स्ट्रा क्यों आता है? सवाल तो ये भी सही है सर, हाफ क्यों आता है? हम कैसे समझेंगे फार्मूले को? हाफ हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को रिप्रेजेंट करता है। हाफ का पिक्चर के अंदर आने का मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया गया है, हमने 100 किलो न्यूटन
हमने फोर्स लगाया और फाइनल डिफॉर्मेशन हमें कितना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर का हमें डिफॉर्मेशन करना है। बॉडी के अंदर चेंज कितना करना है, उसकी लेंथ कितनी बढ़ानी है। मान लो मैं टेंसाइल लोड लगाता हूँ, 100 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूँ, 0.5 मिलीमीटर मुझे क्या चाहिए, उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए। कितनी चाहिए लंबाई के अंदर, कितना इंक्रीज आना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर का इंक्रीज आना चाहिए। ठीक है सर, इतना आना चाहिए। क्या मैं इसको 100 किलो न्यूटन एकदम डायरेक्टली लगा दूंगा, 100 किलो न्यूटन डायरेक्ट जाके मैं 100 किलो न्यूटन लगा दिया और मैंने आपको 0.5 मिलीमीटर देख लिया? नहीं। अगर No, मैं sir. ऐसा करूंगा तो क्या होगा हमारा फार्मूला, वर्क डन कर दिया मैंने। अगर मैं डायरेक्टली जाके लगाऊंगा उस बॉडी के ऊपर 100 किलो न्यूटन और डिफॉर्मेशन कितना मिलेगा, 0.5 मिलीमीटर, इट मींस मैंने क्या किया, ये किया P इंटू डेल्टा एल किया। बट मैं क्या बता रहा हूं, हमारी सोम के अंदर जितने भी थ्योरीज फार्मूले हम डिस्कस करेंगे वो किस लोड के लिए डिस्कस करेंगे, हमेशा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए डिस्कस करेंगे। कैसे लोड के लिए डिस्कस करेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इसके लिए डिस्कस करेंगे सर। क्योंकि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कैसे लोड लगाया था, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाया था। एकदम से तो है नहीं कि हमने मैक्सिमम लोड लगा दिया और बॉडी में फ्रैक्चर आ गया, मैक्सिमम लोड से ज्यादा हम बढ़ा दिया और बॉडी के अंदर फ्रैक्चर आ गया। ऐसा तो नहीं करेंगे, धीरे धीरे लगा के हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हुक्स लॉ जनरेट किया था, डिराइव किया था फार्मूला। उसके बाद डिफॉर्मेशन का फार्मूला डिराइव किया था हुक्स लॉ से। जब भी कोई बॉडी है उसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा, इतना आएगा। यस और नो? तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। सडनली मैंने P 100 किलो न्यूटन लगाया, डिफॉर्मेशन कितना मिल गया, 0.5 मिलीमीटर। बट मैं लोड कैसे लगा रहा हूं, एक्चुअली 100 किलो न्यूटन एक बार में नहीं लगा रहा हूं, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, लाइक दैट, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय 5, 10, 15, 20 इस तरीके से बढ़ा रहा हूं और फाइनली 100 बढ़ाया तो मुझे डिफॉर्मेशन कितना मिला, 0.5 मिलीमीटर। और जितने भी सारे फार्मूले हम सोम के अंदर पढ़ेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, हमारे सोम में ग्रेजुअली लोड के लिए एप्लीकेबल होगा। इसलिए ग्रेजुअली लोड के लिए मुझे निकालना पड़ेगा वर्क डन कितना होगा। अगर मैं एक बार में लगा दूं 100 किलो न्यूटन, उस केस में तो मुझे पता चल जाएगा इतना होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 100 किलो न्यूटन मैंने इंस्टेंटली लगा दिया, उसी इंस्टेंट मैंने 100 किलो न्यूटन लगाया, तो जब आपका वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, यही तो होगी। बट मैंने क्या बताया, सोम के अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जितने फार्मूले अप्लाई करूंगा मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, ग्रेजुअल लोड। आज से अभी से कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, ये फार्मूले आपने किसके लिए डिराइव किए, कैसे, किस टाइप के लोड के लिए अपने डिराइव किए, याद रखना ग्रेजुअली स्टैटिक लोड के लिए। कैसे लोड है, ग्रेजुअली स्टैटिक लोड। हाँ, उसके लिए आपने ये फार्मूले डिराइव किए। इसलिए हमारा ये जो वर्क डन है ना, डिफरेंट आ रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यही वर्क डन हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। अब ये देखो, इसका मुझे वर्क डन निकालना है, OAB का वर्क डन निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। उस छोटी सी स्ट्रिप का मान लो कितना फोर्स लगे, फोर्स F लगेगा, मान लो कोई भी छोटे अमाउंट का फोर्स लगेगा F, और छोटा अमाउंट का डिफॉर्मेशन होगा F डॉट मल्टीप्लाई में D डेल्टा, यही होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी स्ट्रिप का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेक्टेंगल बन रहा नहीं बन रहा, अगर लंबाई क्या है F है और चौड़ाई कितनी है D डेल्टा है, तो क्या आएगा, DA आएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, F डॉट D डेल्टा को DA लिख सकता हूँ, और DA का इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये एक एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरिया को मैं क्या करूंगा, आपस में जोड़ूंगा, तो इंटीग्रेशन कितना पड़ेगा, O से लेके फाइनल B तक मैं ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप को ज्वाइन कर दूंगा, तो कंप्लीट OAB बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। OAB बनेगा तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB तो होगा। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। बेस क्या है इसमें, ये डेल्टा एल ही तो बेस है, मान लो 0.5 m दिखाया है मैंने, तो ये क्या होगा, डेल्टा एल ही तो होगा, 100 दिखाया, ये क्या होगा, P तो होगा, तो हाफ इंटू P इंटू डेल्टा एल। स्ट्रेन एनर्जी का नया फार्मूला बन गया है, और आज से और अभी से आपको याद रखना है, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है,
ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए वैलिड है। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है। नाउ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। स्ट्रेन एनर्जी हमारा एक फार्मूला और बना सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी का, इसमें से हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, ये हमारा फार्मूला हो गया। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है? अभी निकाल के बताइए मैंने। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी इसमें आप लोगों के? PL by AE। हाँ, पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई, ये होगी हमारी वैल्यू। अब देखो स्ट्रेन एनर्जी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? यू से। यू अब क्या बन गया? हाफ पी स्क्वायर एल डिवाइड में जरा क्या दिखता हूँ मैं? कौन है ये? कौन सा बच्चा है ये? एक बार दोबारा बोलना, कौन सा बच्चा है ये? क्या जी? अंकित, क्या बात होगी? अंकित क्या बात होगी? अंकित बोलो, क्या बात है? क्यों हेलो हेलो हेलो, टेल मी यार। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को? क्या जी? टाइम हो गया? टेल मी सर। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? अब ये ऐसे नमूने बच्चे हैं ना, कल देखते हैं इसको। ये कौन है? अंकित। अंकित का क्या ईमेल आईडी है एक बार देख लेना। ये जिस नाम से ये सेव हुआ है ना अंकित, इसको चेकआउट करना है। कल इसको देखते हैं कौन सा बच्चा है ये। ठीक है। सीआर नोट कर लो इसका नाम। कल इसका करते हैं कैसे क्लास में बदतमीजी कर रहा है ना ये। ठीक है। ये अंकित वाला देखो, इसकी ईमेल आईडी क्या है, इसको कल देखते हैं कॉलेज में। अंकित सहरावत है ना नाम इसका? अंकित सहरावत। यस सर, यही अंकित सहरावत है। बोलो क्या बात होगी, क्यों इतना बकवास कर रहा है क्लास के अंदर? सर हैंग हो गया था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। नहीं फिर इतना बदतमीजी से क्यों बोल रहा है क्लास में? ना सर, मैं कौन बोल रहा, हैंग हो गया था कोई नहीं, यो। तू कल कॉलेज में मिले, एक एप्लीकेशन लिख लेना, तेरे को मैं सस्पेंड करवाता हूँ कॉलेज से। कैसे क्लास में बदतमीजी करते हैं। अभी तो तू क्लास से रिमूव कर देता हूँ मैं तेरे को। ठीक है, कल कॉलेज में सर मेरा हैंग हो गया था, दिखाई। हाँ कोई नहीं, अब तेरे को रिमूव कर दे तो ज्वाइन भी नहीं हो सकता क्लास में। तेरे को मैं सस्पेंड करवाता हूँ, कैसे क्लास में बदतमीजी करते हैं। और ही टीचर देखे होंगे तुमने भाई, कुछ भी बोलोगे और छोड़ दिया टीचर। ठीक है, इसका नोट कर लो, मैंने अभी तो इसको निकाल दिया क्लास से। कल इसको देखते हैं। थोड़े बहुत भी मैनर्स नहीं यार। मेरा क्या अलग से हो रहा है क्या बेनिफिट? एक बात खुद सोचो। ये मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर रहा हूँ, मेरा क्या इसमें बेनिफिट है? तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही कर रहा हूँ मैं। भाई तुम्हें ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो, लेकिन क्लास में थोड़ी किसी के साथ बदतमीजी करोगे आके। चलो ठीक है, जो हो गया। कितना हो गया? हाफ इंटू
पी स्क्वायर एल डिवाइड में ए ई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें स्ट्रेन एनर्जी को एक नया रूप देना है, इसके अंदर हमें एक नया रूप देना है, मतलब वॉल्यूम को भी इसमें लेके आना है। वॉल्यूम को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्यों वॉल्यूम को लेके आएंगे ये भी अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, हम क्यों वॉल्यूम को लेके आएंगे, ठीक है। किसी को ना समझ में आया तो बता देना, लेकिन ऐसे कोई गलत तरीके से बात नहीं करेगा क्लास में, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो सही तरीके से बात करेगा। और भी स्टूडेंट है क्लास में, थोड़ा सा एक दायरा होना चाहिए किस तरीके से बात कर रहे हो क्लास में। अब देखो अब मैं नई चीज़ क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ये मैंने मल्टीप्लाई, क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऊपर क्या बनाना, वॉल्यूम बनाना है। क्या बनाना, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा, यस और नो। एरिया की यूनिट Yes, sir. मीटर, Yes, sir. Yes, sir. लेंथ की मीटर, Yes, sir. तो मीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक एडिशनल टर्म एरिया मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, वॉल्यूम बन गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू पी स्क्वायर, लेंथ इंटू एरिया को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख दिया मैंने, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, डेट इज वॉल्यूम। ये सिंपल, आप चाहे सिंपल वी ऐसे भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वो कहते हो तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। डिवाइड में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, ये अभी चीजें सारी चीज समझ में आ जाएगी। हमने ऊपर हमें वॉल्यूम क्यों चाहिए था, इसके अंदर वॉल्यूम क्यों चाहिए था, वो हम सब चीज बाद में समझ में आएगी, क्यों हमें वॉल्यूम चाहिए था, इसलिए चाहिए था, वो अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हमारा ऊपर वॉल्यूम आ गया, नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर, एरिया इंटू एरिया, ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ई। हाफ इंटू पी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। पी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा, व्हाट इज पी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर को क्या बोलेंगे, फोर स्क्वायर फोर्स डिवाइड में एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है। पी डिवाइड Yes, में sir. एरिया स्ट्रेस, तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड में ई इंटू वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आई सभी को, Yes, sir. Yes, sir. इस फार्मूले को भी याद रखना है आपको। एक तो अभी मैं कंप्लीट लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रेस को अगर वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाऊं, इस साइड में ले गया, और क्या बच गया हमारा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड में ई, या मैं इस तरीके से लिख दूं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड में 2e, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या लिख सकता हूं, u डिवाइड में v, एक सिग्मा को अलग कर देता हूं, सिग्मा डिवाइड में e डिवाइड में 2, इसको क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बटे में 2, ये क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा सर। स्ट्रेन हो जाएगा, ये देखो स्ट्रेन हो गया, क्लियर, ये स्ट्रेन हो गया। हाफ इंटू, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैं ये डिराइव किया, स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा डिवाइड में 2, वैसे ही लिखता हूं मैं जैसे मैंने हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन लिखा, हाफ इंटू
सिग्मा इंटू स्ट्रेन। एक ये नया फार्मूला और डिराइव किया मैंने, स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात समझने की कोशिश करना, जो ये पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, इसको अब मैं आगे से क्या मानूंगा, इस पूरी चीज को एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, लाइक दैट। इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने नया सिंबल अपने एंड से जनरेट किया, जिससे आपको बार बार मैं ये u पर u डिवाइड में v ना लिखूं, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू को काट दिया। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या करता है, वो चीज समझना चाह रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो ये कोई बॉडी है, ये क्या है, हमारी बॉडी है। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होती है, पॉइंट फिनोमिना होता है। स्ट्रेस हमेशा कहाँ फाइंड आउट करते हो, पॉइंट पे फाइंड आउट करते हो, नहीं फाइंड आउट करते हो, हर पॉइंट पे बदलता रहता है। मैंने बताया था ना आपको, स्ट्रेस एक पॉइंट पे बहुत सारे इन्फिनाइट डायरेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस होगा, बताया था ना। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पे आपका नॉर्मल लग रहा है, इसमें अलग अलग स्ट्रेस लगेगा, है ना। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन भी हमेशा एक पॉइंट पे निकालते हो। तो स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा याद रखना, स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा हम डिफाइन करेंगे एट अ पॉइंट, ऑलवेज डिफाइंड एट अ पॉइंट। सर ये बात तो ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम कहां बताएंगे, हमेशा एक पॉइंट के ऊपर बताएंगे। इसको मैं दूसरे उससे लिख देता हूं, नोट्स आपके थोड़े अच्छे बन जाएंगे इसके। डिफाइंड एट अ पॉइंट, यह हमेशा याद रखना। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कहां डिफाइंड करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड करेंगे। कहां डिफाइंड करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर डिफाइंड करेंगे। मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, ये क्या हमारी बॉडी है, अगर मैं इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करूंगा, ना कि स्ट्रेन एनर्जी डिफाइन करूंगा। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम हमेशा एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। कहां कैलकुलेट करेंगे, हमेशा एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर स्ट्रेस एक पॉइंट फिनोमिना है, स्ट्रेस हमेशा एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, स्ट्रेन हमेशा एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। इसलिए स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आई सभी को? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा एक पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। इस जो आप लोगों ने डेफिनेशन है ना सो की सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी बुक में दे रखी, वो सारी डेफिनेशन अभी आने वाली है, आप लोगों को भूलोगे नहीं, पेपर में आ गई तो वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इससे मुझे क्या पता चला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर ये बात तो समझ में आ गई, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा एक पॉइंट पे निकालेंगे, लेकिन सर स्ट्रेन एनर्जी कहाँ कैलकुलेट करेंगे? कोई भी बच्चा बता दो आपकी क्लास में, स्ट्रेन एनर्जी कहाँ कैलकुलेट करेंगे हमेशा? स्ट्रेन एनर्जी कहाँ कैलकुलेट करेंगे हमेशा? एक पॉइंट पर सर। स्ट्रेन एनर्जी एक पॉइंट पे नहीं कैलकुलेट करते, अभी तो बताया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो ना, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ये है, यू को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड में ई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, बॉडी फिनोमिना। बॉडी फिनोमिना, वॉल्यूम क्या होता है, बॉडी फिनोमिना है। वॉल्यूम इज द शेप। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेप साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। बॉडी की शेप कैसी है, साइज कैसे है, उसी टाइप की एनर्जी स्टोर्ड होगी। अगर मतलब अलग अलग बॉडी है, अलग अलग बॉडी की अलग अलग कैपेबिलिटी होगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, यस और नो? अलग शेप होगी, अलग है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब आज से और अभी से क्या याद रखोगे, स्ट्रेन एनर्जी है वो हमेशा क्या है, बॉडी फिनोमिना है। स्ट्रेन एनर्जी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, स्ट्रेन एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बॉडी की
शेप और साइज के ऊपर। इज इट क्लियर? बात समझ गए? स्ट्रेन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बॉडी के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में फर्क समझ में आ गया? यस सर। चलो गुड। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा पॉइंट के ऊपर क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये बात समझ में आई? इसका कुछ Yes, इंपॉर्टेंस निकलना है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, अदरवाइज इसको मैं नहीं डिस्कस करता। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों निकाला हमने, कुछ इंपॉर्टेंस निकलेगा। अब एक बात देखो, मैंने अभी बताया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमेशा एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ये कभी भी किसी बॉडी के अंदर मुझे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ गया तो वो मैं किस पे निकालूंगा? पॉइंट के ऊपर। क्यों निकालूंगा? क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिग्मा पे डिपेंड करता है, स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। सिग्मा हमेशा एक पॉइंट पे निकालते हैं, स्ट्रेन हमेशा एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। इसलिए ये पूरी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी? एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब मुझे ये बताओ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, आपको लग नहीं रहा ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं? हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, दोनों में सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही आप लोगों को? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, कुछ सिमिलरिटी नजर नहीं आई? इसमें भी हाफ ले रहे हैं, उसमें भी हाफ लिया, Yes, sir. उसमें लोड लिया, इसमें स्ट्रेस लिया, स्ट्रेन लिया, पी लिया, डेल्टा एल लिया, डेल्टा एल की जगह हमने क्या ले लिया? स्ट्रेन ले लिया, पी की जगह हमने क्या ले लिया? स्ट्रेस ले लिया। जब ये फार्मूला हमने कैलकुलेट किया तो पी और डेल्टा एल के बीच में बनाया हमने और एक ट्रायंगल बना। तो अब ये वाला फार्मूला जो हमारा कैलकुलेट हुआ होगा तो कहां से कैलकुलेट हुआ होगा? इस फार्मूले से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, जस्ट लाइक इस तरीके से बोल सकता हूं। जैसे उसमें P था, यहां क्या हो गया? सिग्मा हो गया, यहां नीचे क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, ग्रेजुअली अप्लाइड किया लोड। यही तो एरिया आएगा, यस और नो? ओ ए बी, यही एरिया तो निकाला था जो आपने। इस एरिया को ही तो हमने क्या बोला है? हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल बोला था। इसमें क्या बोलेंगे? पी की जगह हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन। और ये जो एरिया है ओ ए बी अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, याद हो मैंने जब आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, पी और डिफ्लेक्शन के बीच में हम हम क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि अब एक ही टाइप का मटेरियल है, जैसे माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया का ले लें तो पी वर्सेस डेल्टा भी तो चेंज होगा। लोड बदल रहे हो तो एरिया बदल रहे हो तो आपका ग्राफ भी तो बदलेगा, उसमें यील्ड पॉइंट अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट यील्ड पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। तो उसको हमें एक यूनिवर्सल बनाना है। तो यूनिवर्सल बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम हमेशा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया था हमने, लोड लगा रहे हैं और डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने वहां लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में हमने क्यों ग्राफ ड्रॉ नहीं किया? मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक ही मटेरियल के लिए मुझे अलग अलग लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का डायग्राम बनाना पड़ गया तो फिर तो मुश्किल हो गया। लेकिन हमें तो एक कोई भी मटेरियल हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी आप लोड लगाओ, उसके लिए एक ग्राफ बना दो जिससे वो सभी के लिए वैलिड हो। तो मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनाया था डायग्राम, वहां आप लोगों को ये चीजें समझाई भी थी। आप लोगों को याद ना हो तो अभी दोबारा बता रहा हूं। इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम बनाया जिससे वो सभी मटेरियल के लिए वैलिड हो, एक मटेरियल के लिए वैलिड हो, हर जगह एक मटेरियल के लिए वैलिड हो, चाहे कोई भी एरिया उसका ले लो उसके लिए वैलिड हो। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला लिया, हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी कहाँ कैलकुलेट करते हैं? हमेशा
पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो और मैंने बताया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा किसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ड्रॉ करेंगे। अंडर जो एरिया मिलेगा हमेशा अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर जो एरिया मिलेगा वही तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। और जो कि हम किस पे डिफाइन करेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन करेंगे। अब समझ लेते हैं आगे। मान लो कोई एक मटेरियल ले लिया, जैसे हमने माइल्ड स्टील लिया था ना, ऐसे ही मैंने कोई भी एक जनरल बात कर लेता हूं मैं कि मैंने कोई एक मटेरियल लिया फॉर ए गिवन मटेरियल किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है, वो फिक्स होगा, यस और नो, होगा नहीं होगा। कोई भी जैसे माइल्ड स्टील लिया हमने, टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया था, उसके लिए फिक्स था ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। फिर चाहे माइल्ड स्टील का कोई भी एरिया लिया, कोई भी लोड लगा दो, उसके लिए वैलिड होगा। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी गिवन मटेरियल है उसके लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फिक्स होगा नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो एरिया अप टू सर्टन पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व with strain axis is also fixed quantity। समझ में आया इस लाइन का मतलब, समझ में आया किसी को जो मैंने ये लिखी है? मैंने क्या बोला है, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसे टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया था। मैंने बोला था ना लोड और डिफ्लेक्शन के बीच, जब हम लोड लगा रहे हैं और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम क्यों बना रहे हैं। तो मैंने वहां बताया था अगर हम लोड लगाएंगे और डिफ्लेक्शन हो, अगर कोई भी मटेरियल है, सेम मटेरियल में अगर एरिया अलग हो गया तो हर सेम मटेरियल के अंदर अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग लोड और डिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या बताया कि यूनिवर्सल ले लिया मैंने, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी लोड लगाओ, डिफरेंट लोड भी लगाओगे तो आपको यील्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो आपको फिक्स मिलेगी, जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स मिलेगी आपको। इसलिए मैंने क्या किया, जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी आई थी हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, इसको मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेन किसी पॉइंट प्रॉपर्टी में किया। स्ट्रेन एनर्जी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, याद रखना, स्ट्रेन एनर्जी इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की, है ना, ये तो एनर्जी है जो किस पे डिपेंड होती है, बॉडी है जो बॉडी की शेप और साइज के ऊपर डिपेंड होगी स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने डिफाइन किया है, वो मैंने बोला मैं किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया तो मैंने बोला ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर रहा है। अगर मैं किसी पॉइंट पे डिफाइन कर दूं तो वो भी तो फिक्स होगा। मैंने यही तो बोला है, कोई भी मटेरियल ले लो, जैसे मान लो मैंने माइल्ड स्टील ले ली, माइल्ड स्टील की रोड ले ली, तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा, फिक्स होगा। अगर मान लो माइल्ड स्टील के लिए अगर मैं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ये डायग्राम बनाऊं तो ये अलग डिफरेंट नहीं हो जाएगा। मान लो एरिया बदल गया तो डेल्टा एल भी तो चेंज होगा। तो ये बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एक ही मटेरियल के लिए बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, उसमें फिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन निकाला है, फिक्स क्वांटिटी का रिलेशन निकाला। तो इसमें क्या हमारा एक फिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, एक मटेरियल के लिए एक फिक्स बनेगा। इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर दो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक डिफाइन कर दो, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो एरिया, जैसे ये मैंने एक डिफाइन कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया, तो ए पॉइंट लिया ना मैंने, कोई फिक्स पॉइंट तक ले लिया, ये लिमिट डिफाइन कर रहा है ना, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट होगी, इलास्टिक लिमिट होगी, यील्ड पॉइंट लिमिट होगी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है ना हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। अगर मैं एरिया को किसी फिक्स किसी पॉइंट पे डिफाइन कर दूं, किसी सर्टेन पॉइंट पे डिफाइन कर दूं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर, तो वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वो भी तो फिक्स होगी, क्योंकि उस मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फिक्स है तो वो क्वांटिटी भी कैसे होगी, फिक्स ही तो होगी।
यस और नो? इतनी बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, आज से और अभी से आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं डिफाइन करूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी। वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसको देख लेते हैं। मान लो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या कैसे लिख रहा हूं? ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन कर दूं, किस पे डिफाइन कर दूं? प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन कर दूं, तो उसको क्या बोलोगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। समझ में आ गया क्या फार्मूला बन गया आपका? और ये मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की। क्या है ये? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। समझ के बाद इतनी बात समझ में आई? अगर मान लो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इसमें अगर मैं प्रोपोर्शनल लिमिट, आपको पता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने कहा बताई थी? ये क्या है आपकी? ये पॉइंट क्या हो गया? प्रोपोर्शनल लिमिट है। कैसा पॉइंट है? प्रोपोर्शनल लिमिट पे क्या होता है? बोलो यार, प्रोपोर्शनल लिमिट पे क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ वैलिड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। जैसे ही लोड को हटाएंगे तो बॉडी क्या है? अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर अगर मैं पॉइंट डिफाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा। अगर इस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं किसी पॉइंट पे डिफाइन करूंगा तो वो क्या होगा? हमारा एक प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की। तो मैंने क्या किया? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को इस पॉइंट पे प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन कर दिया। मतलब इस प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन किया है, मतलब ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये मान लो ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस ऑफ थोड़ा हैंग हो रहा है इसमें, 2 मिनट वेट करो, एक बार हैंग कर रहा है ये सिस्टम। दो मिनट वेट करो, एक बार हैंग कर रहा है सिस्टम। मैं एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब तक किसी को डाउट हो, जब तक डाउट पूछ सकते हो। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार सिस्टम को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इस दौरान, कोई चीज़ ना समझ में आई हो। जिसके साथ मॉडुलस वर्ड आ जाएगा ना, तो याद रखना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। मॉडुलस का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे ई क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है। यस सर। वो कैसे मिला था हमें? किसी लिमिट पे मिला था, प्रोपोर्शनल लिमिट पे ई मिला था ना हमें। यस सर। ऐसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर मैं एरिया लेता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक डिफाइन करता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मॉडुलस मिलेगा। ठीक है,
आई थिंक Yes, sir. मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मिलेगा। कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है सिस्टम। चलो 1-2 मिनट और वेट कर लो, एक बार हो जाए स्टार्ट। नजर आ रहा है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया रिप्रेजेंट करेगा आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस एरिया को क्या बोलोगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलोगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है? याद रखना आज से और अभी से, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफाइन करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर। कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल लेंगे उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी ली, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमने डिफाइन किया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमें क्या मिला? ई मिला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हमने क्या बोला? प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही यहाँ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लूंगा तो इसका मतलब मुझे उसको डिफाइन कहाँ करना पड़ेगा? किसी पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैंने बताया ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लूंगा तो मुझे उसको कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा? एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। एट अ पॉइंट पे डिफाइन करूंगा हमेशा। और स्ट्रेन एनर्जी को मैं किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं करूंगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शेप और साइज। अगर कोई बॉडी की कुबॉइड शेप है, कोई बॉडी सर्कुलर शेप में है, तो उनकी दोनों की स्ट्रेन एनर्जी डिफरेंट होगी। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने क्यों लिया है? इसलिए लिया क्योंकि मैं किसी पॉइंट पे डिफाइन कर सकूं, प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकूं। क्योंकि मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर बहुत सारे पॉइंट निकाले हैं, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, तो वहां मैंने ये सब चीज आप लोगों को डिफाइन की है। तो अब मैंने बताया प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, तो जो एरिया मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मतलब कहने का मतलब है जितना मैं सिग्मा यहाँ लगाऊंगा, ये सिग्मा मैं इसमें लगाऊंगा, इसमें स्ट्रेन कितना आएगा? सपोज सिग्मा 1 यहाँ लगा रहा हूँ, स्ट्रेन कितना आएगा? एप्सिलॉन 1 आएगा। और इसका जो एरिया होगा अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो एरिया मिलेगा, उस एरिया को क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। समझ गए बात? Yes, sir. एक बच्चा कहता है सर सर स्ट्रेन एनर्जी है, कहता है सर ये जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मैंने सिंबल रिप्रेजेंट किया ना, ये काट रहा हूँ, यू को काट रहा हूँ, इसका मतलब क्या? पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूँ मैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं किस पे डिफाइन करूंगा? एक पॉइंट पे डिफाइन करूंगा ना। यस और नो? अगर मान लो Yes, sir. ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? यू बटे में वी। अगर मैं इसको फ्रैक्चर पॉइंट पे लूँ, कहाँ लूँ मैं? फ्रैक्चर पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर फ्रैक्चर पॉइंट पे लूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में? जब मटेरियल टूट जाए सर। टूट जाए। ये देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैं बनाता हूँ एक बार। आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे बनता है, लिटिल बिट ये नीचे है, यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट मिली थी, उसके बाद इलास्टिक लिमिट मिली है, उसके बाद यील्ड पॉइंट मिला था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद मटेरियल में एकदम से ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ गई थी, उसके बाद फ्रैक्चर हो रही थी, यहाँ ये फ्रैक्चर हो रहा था इसमें। अगर सर मैं फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफाइन कर दूं, ये क्या हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, अगर मैं फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफाइन कर दूं, उसके बाद मैं देखूं कितना जो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ओ, दैट इज ए बी
ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? जो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पर यूनिट वॉल्यूम एट फ्रैक्चर पॉइंट, एट फ्रैक्चर पॉइंट। इस एरिया को क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट पे। और जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस जिसके साथ आगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मटेरियल, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मॉडुलस ऑफ, पहले रेजिलेंस बोला था, अब क्या बोलूंगा मैं? मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या बोलूंगा? मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ये क्या हो गया आपका? मॉडुलस ऑफ टफनेस रिप्रेजेंट। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में से किसकी टफनेस ज्यादा होती है? डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में से किसकी टफनेस ज्यादा होती है? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल की होती है। क्यों होती है? ये देखो कितनी ज्यादा है, ये देखो, यही एरिया तो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मतलब टफनेस ए पॉइंट तक क्या है? टफ है, टफनेस है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक जो स्टोर्ड है उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ टफनेस। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ब्रिटल मटेरियल का अगर मैं ड्रॉ करूं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, कुछ इस तरीके से ही है। यहीं कहीं फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें अगर आप फ्रैक्चर पॉइंट ये है, ये अगर फ्रैक्चर पॉइंट है ब्रिटल मटेरियल का, ब्रिटल मटेरियल का ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टफनेस है। ये एरिया ज्यादा या दैट इज A1 और दैट इज A2। A1 किसका है? ब्रिटल मटेरियल का। किसका ज्यादा एरिया है? A2 ज्यादा है A1 से। तो A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब टफनेस किस में ज्यादा होती है? डक्टाइल के अंदर। कोई भी आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, टफनेस किसकी ज्यादा होती है? डक्टाइल मटेरियल में होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मॉडुलस ऑफ टफनेस ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? मॉडुलस ऑफ टफनेस ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है? प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं फ्रैक्चर पॉइंट पे डिफाइन करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ टफनेस। एक स्टूडेंट बोलता है सर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस तो समझ में आ गया, अगर हम प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन करें तो उसको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलेंगे। तो व्हाट इज रेजिलेंस? रेजिलेंस क्या बोलेंगे सर? मैं बता देता हूं। रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन जनरल बोलेंगे, इन जनरल। बट ये प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिलेंस का मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी नहीं है। जिसके साथ मॉडुलस आ गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस अगर मैं लिख देता हूं तो क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होगा? U डिवाइड में V। मॉडुलस लिख रहा हूं मतलब किसी पॉइंट पे मुझे डिफाइन करना होगा। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं किसी पॉइंट पे डिफाइन करूंगा, प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन कर दूं, प्रोपोर्शनल लिमिट पे डिफाइन कर दूं, तो ये क्या बन गई? मटेरियल की प्रॉपर्टी बन गई। जस्ट लाइक है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे ही ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो डिफाइन कर रहे हैं हम स्ट्रेन एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। समझ गए बात? ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। प्रूफ रेजिलेंस हमेशा समझने की कोशिश करना। प्रूफ रेजिलेंस क्या होगा? अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं किस पॉइंट पर डिफाइन कर दूं, प्रपोज उसको मैं प्रूफ स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन करूं तो उसको क्या बोलोगे? प्रूफ रेजिलेंस। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? प्रूफ रेजिलेंस क्या है? अगर मैं डिफाइन करूं अप टू प्रूफ स्ट्रेस तक मैं डिफाइन करूं तो वो क्या है?
प्रूफ रेजिलेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपकी बुक में इलास्टिक लिमिट दिखा रखा है, प्रूफ रेजिलेंस को आपको की बुक में क्या दिखा रखा है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर इलास्टिक लिमिट तक डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलेंस। लेकिन एक्चुअल होता क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। प्रूफ स्ट्रेस अप टू प्रूफ स्ट्रेस तक डिफाइन करेंगे उसको प्रूफ रेजिलेंस है। एक्चुअल मीनिंग क्या है प्रूफ रेजिलेंस का वो मैं अभी समझाता हूँ, क्योंकि जो बुक में दिखा रखा है उसमें सिर्फ आपको यही दिखा रखा है प्रूफ रेजिलेंस का मतलब क्या है, कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड हो रही है अप टू इलास्टिक लिमिट तक। जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसमें जो इलास्टिक लिमिट आ रही है वहां तक कितनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई है उसको प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को किस पॉइंट तक डिफाइन करें, प्रूफ स्ट्रेस तक डिफाइन करें। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था क्या जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोगों को करवाया होगा, बताया था क्या प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। ये पूछा जाता है पेपर में डेफिनेशन, व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस। देखो समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस ले लिया और ये हमने स्ट्रेन ले लिया। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम कैसे बन रहा था हमारा, इस तरीके से कुछ बन रहा था सर। उसके बाद लाइक दैट, यहां कहीं अल्टीमेट हो रहा था, यहां फ्रैक्चर था। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। देखो हमने क्या किया, ये तो ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा ऐसा कुछ बना था। इसमें मान लो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या थी, सिग्मा पी क्या था हमारा, मान लो ये है हमारा कोई सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस को डिफाइन किया। और इलास्टिक लिमिट क्या थी, से दिस इज सिग्मा ई, इलास्टिक लिमिट तक हमने ये डिफाइन किया। और ये ईल्ड पॉइंट क्या है, ये सिग्मा ईल्ड पॉइंट है, सिग्मा वाई। क्लियर। तो हम करेंगे क्या, इसमें स्ट्रेन है हमारा, जो स्ट्रेन है 0.2% ले लें मान लो। हम क्या करेंगे, यहां से एक जो ये वाली लाइन है ना, आपको नजर आ रही ये लाइन ओ ए, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। एक लाइन लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए प्रूफ स्ट्रेस का मतलब क्या है। नोट एवरी ductile material has a distinct yield point identifiable। कहने का मतलब है कि अगर हर डक्टाइल मटेरियल के अंदर आप एक यील्ड पॉइंट निकालना चाहो ना, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आसानी से, नहीं कर सकते हो ना। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली, तो प्रूफ स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख लो, बुक में ना भी दियो, पेपर में पिछले लास्ट ईयर के पेपर में पूछी गई थी। इट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ यील्ड स्ट्रेस डिफाइंड for those ductile material which don't have clearly specified yield stress वैल्यू। अब देखो मैंने क्या बताया, प्रूफ स्ट्रेस क्या है, एक अल्टरनेट तरीका है। मान लो कुछ डक्टाइल, हर डक्टाइल मटेरियल के अंदर हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते यील्ड पॉइंट कहाँ आया। यील्ड पॉइंट मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना, यही तो मतलब होता है। जैसे इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो यील्ड पॉइंट क्या है, हम हर मटेरियल के अंदर यील्ड पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसका यील्ड पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें। तो उस केस के लिए हमने प्रूफ स्ट्रेस एक डिफाइन किया है। इसका एक तरीका है कि जितना आप स्ट्रेन आया है उसका 0.2%
ले लो, ये कितना लोगे आप 0.2% ले लो, ठीक है। स्ट्रेन कितना करोगे आप 0.2% आप स्ट्रेन कर दो। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। और उसके जो ये वाली लाइन है, जो ये लाइन ड्रॉ करिए, उसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। पैरेलल ड्रॉ करोगे लाइक दैट, आप इस तरीके से पैरेलल थोड़ा सा अपना, हाँ ऐसे पैरेलल ड्रॉ करोगे, जहां इंटरसेक्ट करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका यील्ड पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रूफ स्ट्रेस बेसिकली क्या है, एक तरीका है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यील्ड पॉइंट को। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेन को हम कितना लेंगे 0.2% के आसपास हम लेंगे स्ट्रेन को, और जो एक्चुअल लाइन है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब स्ट्रेन हमारा 0.2% हो गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस ले लिया 0.2% है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा। यील्ड पॉइंट होगा तो अप टू यील्ड पॉइंट तक हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रूफ रेजिलेंस रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सर जो आपने हमें बताया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रूफ रेजिलेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रूफ रेजिलेंस भी क्या होगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, यस और नो, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक डिफाइन कर रहे हैं ना, अप टू प्रूफ स्ट्रेस, जहां प्रूफ स्ट्रेस मिलता है हमारा वहां तक डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए इसको आपकी बुक में क्या दे रखा है, इलास्टिक लिमिट दे रखा है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, प्रूफ स्ट्रेस तक होता है, लेकिन आप बोल सकते हो, रफली बोल सकते हो, इलास्टिक लिमिट तक हम डिफाइन करते स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, उसको क्या बोलेंगे, प्रूफ रेजिलेंस बोलेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ रेजिलेंस एक्चुअल क्या होता है, अप टू प्रूफ स्ट्रेस तक बोलते हैं। उस आपको माइल्ड स्टील के लिए तो आप बोल सकते हो, आपको पता है यील्ड पॉइंट कहाँ है, लेकिन कोई दूसरा मटेरियल मिल जाए, उसमें आप दूसरा डक्टाइल मटेरियल मिल जाए, उसमें आप इजिली आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते हो यील्ड पॉइंट। तो उसमें करना क्या है आपको, स्ट्रेन कितना ले लोगे 0.2% बढ़ा दो, उसमें स्ट्रेन 0 से कितना बढ़ा दोगे 0.2% बढ़ा दो, जो एक्चुअल उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन होगा उसका 0.2% बढ़ा दो, और वहां से एक लाइन पैरेलल खींचोगे तो जो कट करेगा उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, यील्ड पॉइंट। और यही प्रूफ स्ट्रेस होता है। इसके क्रोस्पोंडिंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस के क्रोस्पोंडिंग आप क्या होगा, प्रूफ रेजिलेंस मिलेगा। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करोगे तो U डिवाइड में V अप टू इलास्टिक लिमिट आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन दूसरे डक्टाइल मटेरियल हैं, जैसे माइल्ड स्टील को छोड़ दें और डक्टाइल मटेरियल है, उसके लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बनाया, तो उसमें यील्ड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रूफ स्ट्रेस तक आप डिफाइन कर सकते हो प्रूफ रेजिलेंस को। तो प्रूफ स्ट्रेस की डेफिनेशन जरूर लिख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी बुक में साइंसेस की प्रॉपर नहीं दी हुई, जहाँ आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ ना, वहीं ये डिस्कस किया हुआ प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। ये पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, बच्चे सोचते कहाँ से आ गया, ये वहीं से आया हुआ है, पिछले पेपरों में भी आया हुआ प्रूफ स्ट्रेस होता क्या है। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है यील्ड स्ट्रेस को डिफाइन करने का किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए, जिस डक्टाइल मटेरियल का हम यील्ड पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता, यील्ड स्ट्रेस वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, हमें पता नहीं होती कहाँ यील्ड पॉइंट मिलेगा। जैसे माइल्ड स्टील को का तो हमें पता है, लेकिन और किसी का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रेन कितना ले लेंगे 0.2% लेंगे, जितना उसमें एक्चुअली डिफॉर्मेशन आना है उसका 0.2% ले लेंगे, और वहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो कट करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रूफ स्ट्रेस, और दैट इज यील्ड पॉइंट। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। एक टॉपिक और करवा के फिर उसके बाद ब्रेक देंगे आपको, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर्ड होगी, सडनली अप्लाइड लोड की वजह से कितना आएगा, सडनली अप्लाइड लोड। नया टॉपिक क्या हमारा, सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है, की वजह से स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, या आप ये भी कह सकते हो आप ये कह सकते हो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। देखो अब तक हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात करी थी, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो अगर किसी बॉडी के अंदर, ये मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैं लोड लगाऊं P, और ये P लोड कैसा होगा हमारा, दैट इज सडनली अप्लाइड लोड होगा।
ग्रेजुअली अप्लाइड लोड नहीं होगा। अब तक मैंने किसकी बात करी थी? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात करी थी। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सडनली अप्लाइड लोड। अगर मान लो किसी बॉडी है, यही कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं कैसा लोड लगा रहा हूँ? P लगा रहा हूँ, सडनली अप्लाइड लोड, मतलब जीरो नहीं लगा रहा हूँ, जीरो से 100 किलो न्यूटन लगाना है मेरे को। मैं डायरेक्ट कितना लगा रहा हूँ? 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ। डायरेक्ट कितना लगा रहा हूँ बॉडी के ऊपर? 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ। मैं वेरी नहीं कर रहा, जीरो से 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, फिर 100 पे पहुंच रहा हूँ, ऐसे नहीं पहुंचा। मैं डायरेक्ट ही 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ उसके ऊपर, सडनली लगा रहा हूँ। मतलब 100 डायरेक्ट लगा दिया, और उसमें कितना डिफॉर्मेशन आ जाता है बॉडी के अंदर? मान लो ये डिफॉर्मेशन आता है उसके अंदर। कितना डिफॉर्मेशन आता है बॉडी के अंदर से? डेल्टा डिफॉर्मेशन आता है, डेल्टा एल डिफॉर्मेशन आता है। क्लियर? तो अब मुझे ये बताओ, इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी? सडनली अप्लाइड बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी बॉडी के अंदर, वो क्या होगी? वर्क डन के बराबर होगी। जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है? और सडनली अप्लाइड लोड की वजह से वर्क डन कितना होता है? आप लोगों को मैंने बताया था कितना होता है वर्क डन। अब बताओ मुझे फार्मूला क्या होगा? वर्क डन का फार्मूला क्या होगा? बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं सडनली अप्लाइड लोड की वजह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 0 न्यूटन नहीं लगा रहा, 0 लगाया, मतलब कोई लोड नहीं लगाया, 5 लगाया, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया 100 किलो न्यूटन तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट ही 100 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ, उसकी वजह से डायरेक्ट ही डिफॉर्मेशन डेल्टा एल आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी सडनली अप्लाइड लोड की वजह से, वो किसके बराबर होगी? जो वर्क डन होगा उस इस कंपोनेंट के अंदर, जो वर्क डन किया होगा हमने, वही तो होगा वर्क डन। तो ये वर्क डन का फार्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे? ड्यू टू सडनली, सडनली की वजह से ले रहा हूँ ये स्ट्रेन एनर्जी, सडनली अप्लाइड लोड। इसमें मैं फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल वर्क डन होता है वो यही तो होता है। अभी देखो मैंने ऊपर आप लोगों को चीजें समझाई थी, एक बार देखो, अभी विजिबल होगा, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम। यहां देखो मैंने क्या बताया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो ये वर्क डन। इसमें मैंने जो बात कही थी किसकी वजह से कही थी? छोटी स्ट्रिप में तो वर्क डन यही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है सडनली अप्लाइड लोड की वजह से। ठीक है, सडनली अप्लाइड लोड। तो इसमें हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन नहीं ले सकते। P इंटू डेल्टा एल, ये क्या हो गया आपका? सडनली अप्लाइड लोड हो गया। एक बात बताओ, जो हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाला था ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, वो क्या था? हाफ इंटू P इंटू डेल्टा एल था। ये क्या हो गया आपका? P इंटू डेल्टा एल, P इंटू डेल्टा एल क्या है? हाफ इंटू P इंटू डेल्टा एल क्या है? U ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड की वजह से है। तो कभी आपको पेपर में आएगा 4 नंबर में, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सडनली अप्लाइड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड? तो आप क्या बोलोगे कि जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ सडनली अप्लाइड लोड। और इस तरीके से भी बोल सकते हो, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, वो किसके हो गए? डबल होगी, ट्वाइस होगी स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड होगी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके डबल होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? और इस डेरिवेशन को भी याद रखना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, यस और नो, बोलो। है किसी को डाउट? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, इसमें डाउट है किसी को? या कुछ समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ में?
जी सर। यस सर। यस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन एनर्जी stored in a body due to shear stress। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। मैंने आपको बताया था जैसे मान लो इसमें ये चेंजेस कर रहे हो आप, तो इस साइड भी ये चेंजेस होगा। ये सुनो, शियर लोड लगाओगे तो क्या चेंज होगा, ये या फाई, ऐसे ही बताया था ना मैंने। शियर स्ट्रेन बोलोगे या फाई बोलोगे इसको। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना। देखो पहले मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन एनर्जी क्या है स्टोर्ड, आपका रिलेशन क्या आया था, ये मान लो डेल्टा है, ये एल लेंथ है, तो आपका फार्मूला क्या बना था, आपका याद हो क्या था फार्मूला, कोई बताएगा? देखो ऊपर देखो, ध्यान हो, मैंने इसलिए पहले डिस्कस किया था। क्या बना था, डेल्टा एल, डिफॉर्मेशन क्या होगा डेल्टा एल के बराबर, ये देखो ये बताया था ना कैसे निकला है, टेंजेंट अल्फा करके। कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए ना, आपको इसके रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आपको समझ में आ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको जो चीज़ है कुछ पूछना हो तो अपनी डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ तो ये क्या होगा, ये देखो डेल्टा क्या आया था हमारा, ये डिफॉर्मेशन कितना आया था, गामा एल, यही आया था। गामा को जैसे आपकी बुक में जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो रिप्रेजेंट कर दूँ फाई एल, डेल्टा एल। फाई को भी हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ये क्या है, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है। इस एंगल को भी क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन ही बोलते हैं। फाई लिखो या गामा लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, गामा एल। अब हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रेन एनर्जी आप निकालोगे, शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद हो, शियर स्ट्रेन मैंने जब बताया था आपको क्या होता है फार्मूला, किसी को याद है शियर स्ट्रेन क्या होता है? What is the formula of shear strain? ऐसा कुछ आया था, जैसे सिग्मा क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड में ई होता है, स्ट्रेन निकालना है डिवाइड में जी लिखते हो, तो दूसरे साइड में आपको क्या मिलता है, शियर स्ट्रेन डिवाइड में रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बनेगा आपका, शियर स्ट्रेस बनता है। यस और नो, ये फार्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये फार्मूला इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर बताया था। शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ, टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेन डिवाइड में जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे। तो इस शियर स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ जी लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो। यस सर। क्या हो गया, यस सर। मुझे लगा ज्यादा से तो नहीं करवा दिया हैं। चलो फिर यहीं क्लोज करें क्लास फिर। यस सर। यस सर। यस सर, कितने मतलब हो रहे हो उतावले हैं। कुछ गलत लिखा हमने,
इसमें फार्मूला देखो एक बार। शियर स्ट्रेन हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। सिग्मा क्या होता है, हमने लिखा था। स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा होता फार्मूला, सिग्मा डिवाइड में ये कांस्टेंट ऐसा बनता था। अब हम क्या लगा रहे, शियर स्ट्रेस लगा रहे, तो सिग्मा की जगह क्या होगा, टाउ आ गया, और स्ट्रेन क्या हो गया हमारा, फाई हो गया, ई क्या हो गया हमारा, जी हो गया। वो डेफिनेशन में देखना जहाँ इलास्टिक कांस्टेंट करवाया है, टाउ डिवाइड में फाई, फाई की वैल्यू निकालनी है हमें, फाई क्या होगा, जी डिवाइड में टाउ डिवाइड में जी, तो क्या हो गया हमारा टाउ डिवाइड में जी एल, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब मुझे ये बताओ, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, P इंटू डिफ्लेक्शन क्या होगा, टो डिवाइड में जी एल। P की वैल्यू क्या रखोगे इसमें, स्ट्रेस की फॉर्म में ले लो, सिग्मा क्या होता है, P डिवाइड में, ये दूसरा फार्मूला यूज कर ले, उसमें ठीक रहेगा क्या, चलो जो भी है इससे भी आप कर सकते हो। सिग्मा क्या होगा, P डिवाइड में A, तो हाफ सिग्मा P की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू टाउ डिवाइड में G। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, हाफ इंटू सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू टाउ डिवाइड में G। स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हो, U डिवाइड में V क्या हो गया, हाफ इंटू, इसमें सिग्मा कौन सा लोगे, सिग्मा कौन सा लग रहा है, टाउ लग रहा है ना, शियर स्ट्रेस, तो इसमें P डिवाइड में A लोगे, तो ये सिग्मा की जगह आप टाउ ले लो, क्योंकि आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो टाउ इंटू वॉल्यूम दूसरे साइड में चला गया, टाउ स्क्वायर डिवाइड में G। तो आप किसी पॉइंट पे अगर स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, हाफ इंटू टाउ स्क्वायर डिवाइड में G। तो ये आपका फार्मूला आ गया है, फाइनल फार्मूला। अगर स्ट्रेन किसी पॉइंट पे डिफाइन करना हो तो ये निकाल लो, क्योंकि हमें अकेला स्ट्रेन एनर्जी निकाल के करेंगे क्या, क्योंकि हमें कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो टाउ स्क्वायर डिवाइड में 2G ये होगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया। यहाँ मैंने P की जगह टाउ क्यों लिखा है, टाउ इंटू एरिया इसलिए लिखा है क्योंकि सिग्मा नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारा लोड कैसा लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर लोड लग रहा है, तो हमारा इंड्यूस कैसा होगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी के अंदर। समझ में आया यहाँ तक टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताओ। एक टॉपिक रह गया आपका, इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी बॉडी के अंदर कितनी स्टोर्ड होती है। कभी भी इम्पैक्ट लोड होता क्या है, कभी भी किसी हाइट से किसी भी उसको ड्रॉप करेंगे तो वो लोड होगा, ठीक है, उसको इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। आज के लिए काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर क्लोज कर रहे हैं क्लास को। है किसी को डाउट, बोलो। ये सिस्टम भी है। क्लास को सर अटेंडेंस वगैरह लगेगी आज? अटेंडेंस मैं इसमें ले लूंगा, ऑनलाइन ही ले लूंगा इसको, ठीक है। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ना कर रखी थी उन्होंने, अच्छा, तो सर उनकी अटेंडेंस कैसे हुई? ये वैसे ऑफलाइन वैसे हमने ली डाउट्स के तौर पे रेडी होने के लिए, ठीक है। मतलब सर अटेंडेंस, हाँ देख लेंगे, जो टेस्ट वाली है वही अटेंडेंस लगा देंगे। ओके सर, ओके सर। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप इसमें। तो मेरा सिस्टम तो हैंग कर गया है, ऐसे पता नहीं कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा। आपको डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो क्लास। ओके, थैंक यू सर।